दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों मतलब तिरछी निगाहों से देखा और ऐसे ही लेट गए। ठीक है, खाना तो उन्होंने खाया नहीं और बिना खाना खाए वो ऐसे ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। जब पूरा गांव सो गया तो उन्होंने क्या करा, जोर मार मार के पगहे, जो रस्सियां होती हैं जिनसे उनको बांधा जाता है, वो तोड़ डाले और घर की तरफ सीधे भाग चले। पगहे जो थे वो बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उनको तोड़ डालेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां जो थी वो टूट गई थी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा था। गराम क्या होता है बच्चों? जो फंदा या जो रस्सी बैलों के गले में बांधी जाती है, जिसके द्वारा फिर उसको खूंटे से बांधा जाता है, उसको गराम कहते हैं। ठीक है, तो जब उसने देखा कि दोनों बैल जो हैं चरनी पर खड़े हुए हैं और उनके घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। यहाँ पर विद्रोह में स्नेह का क्या तात्पर्य है? विद्रोह में स्नेह का मतलब यही है, जो प्रश्न बैल ऊपर पूछना चाह रहे थे झूरी से, इस समय उनकी आंखों में वही प्रश्न था कि हमको तुम मार लेते, हमसे दुगना काम करा लेते, हम तुम्हारा सब कुछ सहन कर लेते, लेकिन तुमने हमको भेजा क्यों, तुमने हमको बेचा क्यों? ठीक है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी भी, यहाँ पता चलता है कि झूरी भी नहीं उनको बेचना चाह रहा था या उनको नहीं हटाना चाह रहा था अपने पास से। तभी तो जैसे ही उसने बैलों को देखा वो प्रेम से भर गया और गदगद हो गया और दौड़कर उनको गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। ठीक है ना, जैसे बरसों के बाद कोई किसी से मिलता है, कोई अपना किसी से मिलता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, कि वो बैल लौट कर आए। ठीक है ना, बाल सभा ने निश्चय करा दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। मतलब लोगों के दिल दिमाग में जो ये घटना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि बैल जो कि पशु होते हैं, उनके अंदर इतना प्रेम अपने मालिक के प्रति कि वे दूसरी जगह से इतनी दूर का रास्ता तय करते हुए ठीक अपने मालिक के घर पे आ गए। तो ये जो उनका कृत था वो इनाम देने के योग्य तो था ही ना। इसीलिए सारे बालकों ने क्या करा, उनको इनाम के रूप में, उनको एक अवार्ड देने के रूप में कोई अपने घर से रोटी ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन करा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि आपस में ही ये लोग बात कर रहे थे ना कि ये बैल नहीं है, ये जानवर नहीं है, ये तो किसी जन्म के आदमी होंगे। तभी तो भाई अपना रास्ता पहचान के अपने मालिक के पास चले आए, अन्यथा जानवरों में इतनी कहाँ समझ होती है। यह जन्म के आदमी का मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता इन बैलों का झूरी के साथ है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो झूरी के पास वापस आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। अर्थात प्रतिवाद मतलब विरोध। इस तरह की जो धारणाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये गांव में पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है ना, और जन्म पे या पुनर्जन्म पे विश्वास करना, तो ये कुछ हद तक सभी लोग मान रहे थे कि हाँ कुछ ऐसा ही है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पे देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना करा और भाग खड़े हुए। झूली अपने बैलों पर या
आक्षेप न सुन सका। आक्षेप का मतलब आरोप, अरे ये तुमने क्या कह दिया, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। झूरी को बहुत बुरा लगा अपनी पत्नी की ये बात। ठीक है, उसने कहा कि वहां पर इनको दाना पानी नहीं मिला होगा, चारा दाना नहीं मिला होगा, इसीलिए तो ये भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। स्त्री ने रौब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई। ठीक है ना, वो चिढ़कर बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं और चाहे मर जाएं। ठीक है ना, उसकी स्त्री ने झूरी पे ही दोष लगाते हुए कहा कि ये तुम ही जैसे लोगों का काम है जो प्यार पुचकार के जानवरों को रखते हो। ठीक है ना, खिलाते पिलाते रहते हो और फिर प्यार पुचकार के रखते हो। अरे इनसे तो जब खिलाते पिलाते हो तो इनसे कस के काम भी लिया जाता है। अब देखें क्या खाएंगे, ये कुछ नहीं दूंगी इनको खाने के लिए सूखे भूसे के अलावा। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ताकीद का मतलब ऑर्डर मिला। ठीक है, ये आदेश मिला। मजूर जो वहां पे जो दास वास रहते हैं, जो जानवरों को देखते हैं, ठीक है ना, उससे कहा गया खबरदार जो तुमने ये लौट कर जो चले आए हैं ना बैल वहां से छुड़ा के भाग के, इनको सिर्फ खाली सूखा भूसा दिया जाए। खबरदार जो तुमने इनको कुछ और खाने के लिए दिया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। ठीक है, बैलों ने अब भूखे तो थे, वहां भी कुछ नहीं खाया, वहां से भाग कर आए। चलो नांद में मुंह डाला जैसे तैसे, तो वो खाना तो उनको पहले जैसा लगा नहीं, क्योंकि गुस्से में आकर जो झूरी की पत्नी थी उसने उनको ऐसे ही खाना दे दिया था। ठीक है, जो स्वाद पड़ता है जिससे खली जो भूसे में डाली जाती है, जो बैल लोग खाते हैं, जो जानवर लोग खाते हैं, वो उसने नहीं डाला। ठीक है, वो गुस्से के पीछे उसने ऐसा करा। तो झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उनकी ही सी कहोगे। यहाँ पर झूरी ने बोला, भैया चुरा के थोड़ी खली डाल दो। तो उसने क्या कहा, ना भैया मैं तो नहीं डालूंगा इसको। ठीक है, बाद में अगर कोई बात हुई तो तुम भी अपनी पत्नी की तरफ बोलोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। दूसरे दिन जो है झूरी का जो साला था वो फिर आ गया। उसको मालूम पड़ गया होगा कि बैल भाग के फिर अपने घर आए, और अब की बार उस हाँकता हुआ नहीं ले गया, उसने दोनों को गाड़ी में जोता। ठीक है, मोती जो था वो थोड़ा सा गुस्सा वाला था ना, तो उसने क्या करा, खाई थी सड़क के किनारे किनारे, नीची जमीन थी, तो उसने सोचा कि लाओ इसको खिसका के खाई में गिरा दें गाड़ी को। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पर हीरा जो था वो थोड़ा सहनशील था, और उसने इस बात को संभाल लिया, या अपनी मूक भाषा में मोती को समझाया होगा कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। कैसे चखाया होगा, मारा पीटा होगा, है ना। और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी गई। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी ना छूता। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते, और यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, और उस पर मिला क्या, सूखा भूसा। सम्मान भी आहत हुआ, मार भी पड़ी, खाने को मिला क्या, रूखा सूखा खाना। फिर उन्होंने नाक की तरफ आंख तक न उठाई।
दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। ये मोती जो था ना, बहुत गुस्से वाला था। उसने देखा कि ये नहीं चल रहे खेत में, पैर ही नहीं उठा रहे, तो उसने क्या करा, गया ने हीरा की नाक पे खूब डंडे मारे। मोती का गुस्सा जो था काबू से बाहर हो गया। वो हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट के बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो वो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं इनको कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ठीक है, हीरा ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूं, मारेगा तो 1 आध को मैं भी गिरा सकता हूं, लेकिन ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। गया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पहले भी मार चुका था। ठीक है, खैर उसने सोचा चलो इनको पकड़कर ले ही जाते हैं। और अच्छा हुआ कि इसने नहीं मारा, नहीं तो मोती का तो दिमाग तो पहले से ही खराब था। अगर गया अब मारता तो मोती भी पलटकर उसको जवाब जरूर देता। तो उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। ठीक है, गया भी समझ गया, भैया ये लोग बहुत गुस्से में हैं, इस समय चुपचाप घर ले चलो पहले दोनों को। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसको मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उसको एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। ठीक है, और जब गया ने दोनों बैलों को बांध दिया, उस समय उस लड़की ने 2 रोटियां कहाँ से वो लाई और उनके मुंह में देकर चली गई, है ना। मतलब मुंह में देने का मतलब है कि आपने भी कभी गाय को खाना खिलाया होगा, या आपके यहाँ पेट्स होंगे, आपके यहाँ पालतू जानवर होंगे। ठीक है, एक होता है कि आपने उनका सानी भूसा लगा के डाल दिया सामने। एक अगर आप उनके मुंह में रोटी देते हैं, प्यार से सर पे हाथ फेरते हैं, तो उसकी अनुभूति एक अलग ही होती है। उसमें आपका प्रेम, उसमें आपका वात्सल्य झलकता है जानवरों के प्रति। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हृदय कहीं भोजन खाता है? नहीं, पर उनका इस भोजन से, मात्र एक एक रोटी से उनका हृदय तृप्त हो गया। और हृदय उस भोजन से तृप्त नहीं हुआ, उस प्रेम से तृप्त हुआ जो उस लड़की ने इनके प्रति दिखाया। इसलिए उनको, बैलों को उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। और इसके अतिरिक्त वो जो बच्ची थी वो अकेली थी, उसकी सौतेली माँ थी जो उसको मारती रहती थी। ठीक है ना, तो दोनों को एक दूसरे की दशा समान लगती होगी, इसलिए इन दोनों में, बैलों में और उस बच्ची में एक प्रकार की क्या हो गई थी, आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों की 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, है ना। मतलब सिर्फ ये बच्ची का प्रेम था जो वो रुके हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में, उनके रोम रोम में एक विद्रोह भरा हुआ था।
उनको अभी भी यही लगता था कि हमको यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमको रोटी खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। देखिए यहाँ पे लेखक ने कितना अच्छा वर्णन करा है कि जहां पर एक मनुष्य जाति ये चीज भूल जाती है कि औरत पे हाथ नहीं उठाना है, औरत को नहीं मारना, उसका सम्मान करना है, वही एक मूर्ख पशु होकर ये इस चीज को समझ रहे हैं कि औरत जाति पर सींग चलाना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। कितना अच्छा आइडिया बताया ना। आपस में सोचा उन लोगों ने कि थोड़ा थोड़ा रस्सी को चबा लेंगे तो वो वहां से कमजोर हो जाएगी और फिर अब एक झटका कस के देंगे तो वहां से टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। ठीक है ना? लड़की बाहर आई और उसने देखा कि इनके कामों को देखा कि चबा रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसने कहा कि धैर्य रखो, मैं तुम्हारी रस्सी खुद ही खोल देती हूँ, और ऐसा करो तुम लोग यहाँ से भाग ही जाओ, क्योंकि अब जो है ये लोग तुम्हारी नाकों में नकेल डालने की सोच रहे हैं। जब किसी जानवर के नाक में नकेल डाल दी जाती है तो पूरी तरीके से जो उसका कंट्रोल होता है वो उसके चलाने वाले के हाथ में होता है। ठीक है ना? और पूरी तरीके से वो जो है बंधक बन जाते हैं जानवर, क्योंकि नाकों में नकेल डालने का मतलब है कि आपने जरा सा भी विद्रोह करा तो आपको खुद ही शारीरिक कष्ट पहुंचेगा। है ना? उसने घराव खोल दिए और दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने क्या करा, जो रस्सी थी जो उससे उनके कुंडे से बंधी थी जहां पर जानवर बांधे जाते हैं, पर दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, भैया अरे अब चल क्यों नहीं रहे? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पे संदेह करेंगे। ठीक है? अभी भी हीरा के अंदर एक भावना थी जिसके चलते उसने कहा कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन सब लोग इस लड़की पे क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे कि इसने हमको खोल दिया। ठीक? सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। लड़की ने भी देखा, मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, इनको मैंने खोला और अभी भी ये दोनों मट्ठरों की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब तो मैं खोल भी चुकी हूँ, और अगर ये भागे नहीं तो अब तो पक्का मेरी भी पिटाई होगी और इनकी भी पिटाई होगी। तो उसने एक चालाकी करी, सहसा वो चिल्लाने लगी कि देखो भैया, ये बैल जो है वो भागे जा रहे हैं। तो जब बैलों ने देखा, अरे इसने तो ये ढिंडोरा पीट ही दिया है कि बैल भागे जा रहे हैं, तो क्या करें भैया, अब हम जो है जल्दी से यहाँ से भाग निकलते हैं, नहीं तो अब आफत आ जाएगी।